जय हिंद दोस्तों। कल हम आपको नीति निर्देशक तत्व में 51 अनुच्छेद अमौलिक कर्तव्य पूरा कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक गांधीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा उदारवादी। अगर गांधीवादी के सोच के आधार पर हम देखेंगे तो वह कौन कौन से आर्टिकल है जो अनुच्छेद है जो गांधी जी कहते थे। गांधी जी का कहना था कि लोक कल्याण करें। गांधी जी का यह भी कहना था कि पंचायती राज पर ठीक ठाक सरकार काम करे। गांधी जी का यह भी कहना था कि कोई समाज में नशेड़ी या शराब पीकर इधर उधर घूरे नहीं। गांधी जी ये सब पर ज्यादा ध्यान देते थे। जोन अनुच्छेद गांधी जी के तहत यह बताती है। गांधी जी ये भी कहते थे कि सभी बच्चे स्कूल जाए। इसलिए हम गांधीवादी के अनुच्छेद के आधार पर हम कहेंगे तो 38 अनुच्छेद सबसे पहले चल जाएगा। और सभी को समान वेतन की भी बात करते थे, स्त्री हो या पुरुष, सभी को समान वेतन मिले, इस पर गांधी जी बहुत ध्यान देते थे। इसलिए गांधीवादी अनुच्छेद 38 भी है, 39 भी है। और 40 तो पंचायत की गांधी जी बात करते थे। अब कुछ दशाओं में सरकार को कहते थे कि गरीबी वर्ग को भी सहायता किया जाए, इसलिए 41 भी होगा। और महिलाओं को, गर्भवती महिला अगर ड्यूटी पर है उसे सरकार के कहते थे कि इन्हें भी कुछ छूट दिया जाए, इसलिए यह प्रस्तुति सहायता आर्टिकल 42 भी होगा। और निर्वाह योग मजदूरी दें। कोई ऐसा नहीं कि आप उन्हें काम पर रखें, उन्हें मजदूरी के 10-20 दे के चला दिए, इसलिए नहीं। जितना से उनका पेट चलता उनका परिवार का, उस योग उनको मजदूरी दें। इसलिए गांधीवादी में ये आर्टिकल आ जाएगा 38, 39, 40, 41, 42 और एक 43 और एक 45। ये आप चुन सकते हैं। और समाजवादी में होता है कि आप समाज की तरह निगेटिव सोच रखना वह गलत बात है, या सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, जिससे वह समाज विकसित करता है। इसलिए समाज ही नहीं कहता है कि लोक कल्याण की बात न करें। इसलिए ये आर्टिकल 38 भी होगा और 39 भी होगा। समाज लोग कहते हैं कि सभी को समान वेतन दे। और समाज में कहते हैं सिविल सहायता भी लागू किया जाए, कहे कि शादी ब्याह और तलाक का डिपोट सभी को एक समान होना चाहिए। और इसमें कुछ दशाओं में भी सहायता की बात करता है। समाजवादी में जैसे कोई विकलांग व्यक्ति हो, कोई विधवा हो, उसको पेंशन के रूप में सरकार कुछ पैसा देता है। यह समाजवादी के सकारात्मक सोच है। इसलिए समाजवादी में अनुच्छेद अपने से छाटने का चीज है। और उदारवादी या बोधिव्यक्तावादी का मतलब होता है कि वह भविष्य आज से नहीं, आज जो वर्तमान में हम जी रहे हैं उससे 10 साल पहले की वह सोच रखता है। उसे बौद्धिकवादी या उदारवादी के बात कहा जाता है। जैसे सिविल संहिता की बात करती है। सिविल संहिता अगर भारत में लागू हो जाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैन हो, चाहे धर्म हो, कोई भी हो, उनका विवाह का रस्म एक हो, चाहे संस्कृति कुछ भी हो, विवाह कोर्ट में होगा, न्यायालय में होगा, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो। और तलाक उसी तरह से होगा जिस तरह से सभी को होना चाहिए। एक समान लाने के लिए यहाँ पर सरकार बात करती है। और बहुत उदारवादी लोग भी वो भी कहते हैं कि सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसलिए उदारवादी में आर्टिकल 45 भी जाएगी। और SC, ST और OBC यह भी आरक्षण की बात करते हैं। जैसे जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी सरकार सहायता दें, कुछ सकारात्मक सोच रखें, जिससे वह आगे विकास की ओर बढ़ सके। और इसके बाद उदारवादी लोग ये सोचते हैं कि वन को, पर्यावरण को सुरक्षा किया जाए, वन जीव को नहीं मारा जाए। और समाज में जो शराब उराब पीते हैं वो उन लोग रोकथाम करते हैं। इसलिए 46 भी होगा, 47 भी होगा और पर्यावरण 48 भी होगा। और उन लोग भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय गान को सम्मान करना चाहिए, इसलिए आर्टिकल 49 भी होगा। और कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका में अधिकारी लोग होते हैं, जैसे UPSC से IPS हो गया, दरोगा हो गया, चौकीदार हो गया, चपरासी हो गया, ये सब आते हैं कार्यपालिका में। और न्यायपालिका में जज हो गया, वकील हो गया,
ये सब आते हैं न्यायपालिका में। इसलिए वह आगे 50 20 साल 30 साल पहले की सोच रखते हैं, इसलिए उन्हें अलग करना सरकार को सपोर्ट करते हैं। अब विश्व शांति के बाद कोई सोचेगा उदारवादी, वही कहेगा कि विश्व शांति होना चाहिए। इसी आर्टिकल के थ्रू भारत यूएनओ का सदस्य बना था। इस तरह से आपको हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपको बता दिए। इन दोनों में अंतर विशेष का नहीं है। जब भारत आजाद हुआ तो सरकार के पास यह दोनों मूल अधिकार में जाने वाले थे, लेकिन BN राव के निर्देश पर कहा गया जब भारत आजाद हुआ तो उनका आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी, जिस कारण उन्हें कहा गया कि यह मूल अधिकार लिस्ट 1 कीजिए और एक लिस्ट B कीजिए, जिसको में लिस्ट B में नीति निर्देशक तत्व आ गया। यह सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो देगा कि नहीं, और ये उसे रखा गया वह व्यक्ति के ऊपर है कि वह हम सरकार से लेंगे, किसी भी हाल में वह सरकार हमसे छीन नहीं सकती है। इसलिए लिस्ट A और B बनाया गया। और इसमें दोनों में अंतर कहें तो मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार है जो हमें जन्म से ही मिल जाता है, और नीति निर्देशक सरकार के ऊपर है, सरकार हमें देना चाहती है तो देगी। मूल अधिकार एक व्यक्ति को विकास की बात करती है, लेकिन नीति निर्देशकता तो जो पूरे समाज को विकास की बात करती है। और इसमें अंतर आप देखेंगे तो यह कभी भी मूल अधिकार निलंबित हो सकता है, लेकिन नीति निर्देशकता यह निलंबित नहीं, प्रतिबंधित कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह लागू सरकार के द्वारा ही होता है। यह लागू है ही नहीं था तो वह निलंबित और प्रतिबंधित होगा कैसे? जैसे मूल रूप से मान ले रहा कि हमें नौकरी है ही नहीं तो हमें ना कोई सस्पेंड कर सकता है, ना कोई हमको नौकरी से निलंबित कर सकता है। जब यह लागू होता ही नहीं है, सरकार के ऊपर है, इसलिए यह न इसे निलंबित किया जाता है न प्रतिबंधित किया जाता है। नीति निर्देशकता तो सरकार को शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन मूल अधिकार जो है वह व्यक्ति को शक्ति को बढ़ाता है। अगर इसमें यही एक अंतर है, इसलिए 4-5 अंतर आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसमें नीति निर्देशकता तो मैं आपको बोले कि इसमें 2 लोकतंत्रात्मक की बात कहा गया है। पहला सामाजिक लोकतंत्र की बात कहा और दूसरा आर्थिक लोकतंत्र की बात किया। यह भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। इसके बाद आपको हम बताएं कि इसमें 3 न्याय की भी बात किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। पहला यह कहता है सामाजिक न्याय, दूसरा बोला आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। इसके तहत केटी शाह ने कहा था कि यह ऐसा चेक है जो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, यह बैंक के आधार पर चलता है, बैंक के इच्छा अनुसार यह कार्य करेंगे। और मूल कर्तव्य में आपको बताएं कि जगदीश शरण वर्मा समिति पर एक समिति का गठन हुआ सन 1999 में। मौलिक कर्तव्य में यह प्रावधान नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति झंडा को सम्मान नहीं करता है तो उसे सजा नहीं दिया जाता था, लेकिन 1971 गौरवपूर्व अपमान के अधिनियम के आधार पर जगदीश शरण सिंह समिति का गठन किया गया। उस पर यह 4-5 अनुच्छेद था। 51 के काम में 11 मूल कर्तव्य था ना, जिसको 4-5 मूल कर्तव्य को वह सजा के अपराधी में रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी राष्ट्रीय स्मारक या किसी भी राष्ट्रीय स्थान को अपमानित करता है उसे सजा दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान को अपमानित करता है उसे भी सजा दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने ही देश में खंडित करता है या एक दूसरे को देश बांटने की बात करता है तो उसे भी दंड दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण में दूषित करता है या वन ये सब के काटता है या दुधारू गाय जानवर को काटती है उसे भी सजा की प्रावधान कर दिया गया है। और इस तरह से आपका भाग 4 और भाग 4 के का भी खत्म हुए। और अगर कोई पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है तो 51 के काम में कहिएगा। यदि कोई कहता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है तो भाग 4 के काम में है।
यह दोनों एक ही है। इसको पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात नहीं थी, लेकिन यह मौलिक कर्तव्य यह रूस से लाया गया था। रूस से लाया गया। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वयंसी समिति पर लागू हुआ था। उस समय कुल इनका मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। फिर बाद में 86वां संशोधन सन 2002 में एक और जोड़ा गया। उसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितना भी हैं उनको गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को स्कूल तक पहुंचाए। यदि वह नहीं पहुंचाते हैं तो इस पर सरकार एक्शन नहीं लेगी। यह मौलिक कर्तव्य के 4-5 जो अनुच्छेद है उस पर सरकार छूट देती है। और लेकिन आप राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय स्मारक या किसी शहीद व्यक्ति को आप अपमानित करते हैं तो उस पर भी केस हो सकता है। यदि कोई तिरंगा उल्टी फहरा दे उस पर भी केस होता है। इस तरह से मौलिक कर्तव्य को अब अपराध के श्रेणी में डाल दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसे सरकार दंडित करेगी। अब हम भाग 5 पढ़ाने वाले हैं, जिसको भाग 5 बहुत बड़ा ही विषय है, जिसको अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद है। यह भाग जो है यह संविधान का जो कहा जाता है कि अगर यह भाग 5 छूटा ना तो आपको पूरा संविधान समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आपका भाग 1 कंप्लीट हो गया, जिसको मैं आपको बताए थे। उसमें 4 अनुच्छेद थे। उसी में उसके बाद नीति निर्देशक तत्व बताएं। फिर भाग 2 में नागरिकता की बात कहा गया। भाग 3 में मूल अधिकार की बात कहा गया। और पूछता है नागरिकता कहाँ से लाया गया है, तो वह ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लाया गया, ये अमेरिका के संविधान से लाया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लाया गया, यह आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। लेकिन आयरलैंड कहाँ से लाया था, वह स्पेन के संविधान से लाया था। इस प्रकार अगला वीडियो में हम आपको भाग 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए धन्यवाद।